पेड़ों के नीचे एक लड़की का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ था, जो खरोंचों से भरा था। आशंका थी कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की होगी। मृतका के पास मिले कागजातों से पता चला कि वह शव असिस्टेंट बैंक मैनेजर नव्या का था। उसकी कार भी वहां से कुछ दूर खड़ी मिली। पुलिस वाले मुस्तैदी से अपने काम में जुटे थे। तभी जीप रुकी और एसआई राघव उतरे। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? राघव ने कांस्टेबल से पूछा। इस आदिवासी लड़की ने सर। कांस्टेबल एक दुबली पतली लड़की की ओर इशारा करके बोला, ये खाना बनाने के लिए यहाँ से सूखी लकड़ियाँ ले जाती है। राघव ने उस लड़की पर नजर डालते हुए अगला सवाल किया, और मृतका के घर वाले ये हैं सर। कांस्टेबल की उंगली घटनास्थल से थोड़ा हटके खड़े कुछ लोगों की ओर घूम गई। राघव उनके पास गए। एक से पूछा, आपका मरने वाली से रिश्ता? पति हूँ उसका, उसने शून्य में देखते हुए जवाब दिया। नाम? मुकुल। और ये लोग? राघव ने उसके साथ खड़े लोगों के बारे में जानना चाहा। यह मेरा छोटा भाई प्रताप और ये मेरे पापा। मुकुल ने वहाँ खड़े नौजवान और बुजुर्ग से राघव का परिचय कराया। राघव गौर से मुकुल का चेहरा देख रहे थे। उसके चेहरे पर अपनी बीवी की मौत का कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय कुछ पुरुष और महिलाएं रोते हुए वहां पहुंचे। पुलिस उनको घेरे के अंदर जाने से रोकने लगी। साहब, मैं इसका पिता हूँ, उनमें से एक ने किसी तरह कहा। हम यहाँ कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। एक कांस्टेबल ने उसे समझाने की गरज से कहा, थोड़ी देर में लाश आपको हैंडओवर कर देंगे। एक औरत की स्थिति देख राघव ने अंदाजा लगा लिया कि वह मृतका की मां होगी। लाश का पंचनामा कर उन्होंने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ छंटने लगी थी। शाम को राघव मुकुल के घर पूछताछ के लिए पहुंचे। वो घर पर अकेला मिला। उन्होंने उससे सवाल किया, आपको अपनी पत्नी की मौत के बारे में किससे पता चला और आप उस समय कहाँ थे? मुझे किसी सिपाही ने फोन किया था लाश मिलने के बारे में। वह सिर झुकाए झुकाए बोला, मैं यहीं पर था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा? उन्होंने अगला प्रश्न किया। जब कल सुबह वो ऑफिस के लिए निकली थी। उसके बाद बात नहीं हुई? नहीं। उसको कौन सा मुझसे बात करना पसंद था? मुकुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो ऑफिसर हो गई थी। अपने बड़े बड़े ओहदे वाले परिचितों से उसका ज्यादा संपर्क रहता था। राघव समझ गए कि अहम के टकराव ने रिश्तों को तोड़ दिया है। अपनी बात कहते कहते मुकुल रो पड़ा। उसने अपनी जो पारिवारिक कहानी बताई, उसके अनुसार वह किराना स्टोर चलाता था। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण खुद तो कभी नौकरी की तैयारी नहीं कर सका, लेकिन अपनी जिंदगी में ग्रेजुएट नव्या के आने के बाद उसको परीक्षाएं देने के लिए प्रेरित जरूर किया। नव्या भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति ने उसके सपने चुरा लिए थे। वो खुशी खुशी मुकुल की बात मान गई। मुकुल ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने से लेकर हर तरह का सहयोग किया, जिसका सुखद परिणाम भी सामने आया। नव्या ने कुछ ही प्रयासों में बैंक पीओ का इम्तिहान पास कर लिया। मुकुल की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके अरमानों को किसी की नजर लग गई। नव्या का अफेयर अपने एक युवा अधिकारी विमल से चलने लगा। पति अब उसे गंवार और बेकार लगने लगा था। घर में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन मुकुल उसे तलाक देने में अपनी हार देख रहा था। इसलिए वह उसे तरह तरह से समझाने में लगा रहा। नव्या के घर वाले भी पशोपेश में पड़ गए थे। एक तरफ मुकुल जैसा मध्यवर्गीय लेकिन सुलझा हुआ दामाद, दूसरी ओर विमल की शानो शौकत। राघव वहां से चल पड़े। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद नव्या का शव उसके मायके वालों को सौंप दिया गया। मुकेश ने उस पर कोई दावा नहीं जताया था और न ही दाह संस्कार में उसके परिवार से कोई शामिल हुआ। नव्या के माँ बाप लगातार मुकुल को खूनी बता रहे थे, लेकिन राघव इस केस में आगे कुछ करने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लेना चाहते थे। उन्होंने केस से जुड़े सभी लोगों को शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने को कहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। जल्द ही वह भी आ गई। नव्या के साथ मौत से पहले सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मौत का कारण ज्यादा नींद की गोलियां लेना बताया गया था। राघव का दिमाग चकराने लगा कि भला ये कौन से नए अपराधी आ गए जो जंगल में जाकर बलात्कार करें और फिर नींद की गोली देकर हत्या।
मारना ही था तो गला दबा सकते थे, चाकू का इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे भी लाश की हालत से स्पष्ट था कि दोषियों ने हैवानियत की सभी सीमाएं पार कर डाली थीं, और अगर नव्या ने बलात्कार के कारण दुखी होकर आत्महत्या की थी तो उस सुनसान इलाके में उसके पास नींद की गोलियां आईं कैसे? उसका तो बैग तक उसकी कार में ही रह गया था। इसके अलावा किसी दवा का कोई खाली रैपर आदि भी वहां से नहीं मिला था। इसी उधेड़बुन में वे नव्या के मायके पहुंचे। नव्या के माँ बाप फिर मुकुल का नाम लेकर शोर मचाने लगे। राघव ने उनको समझाया, देखिए हम मुलजिम को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी किसी निर्दोष को फंसा सकती है, इसलिए हमारा सहयोग कीजिए। नव्या के पिता ये सुनकर शांत हुए। उन्होंने हर तरह से सहयोग देने की बात कही। राघव ने पूछा, नव्या का मुकुल के अलावा किसी से कोई विवाद था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नव्या के पिता बोले, उसकी तो सबसे दोस्ती थी, बैंक में भी सब उससे खुश रहते थे। और विमल से उसका क्या रिश्ता था? राघव ने उनके चेहरे पर गौर से देखते हुए सवाल किया। वे इस पर थोड़ा अचकचा गए। वो दोस्ती थी उससे भी। मुकुल बेकार में शक किया करता था उनके संबंध पर। राघव ने इस समय इससे ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो वहां से निकल गए। अगले कुछ दिन इधर उधर हाथ पैर मारते बीते। उन्होंने नव्या के बैंक जाकर उसके बारे में जानकारियां जुटाईं। सब ने साधारण बातें ही बताई। कोई नव्या और विमल के रिश्तों के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं था। राघव ने नव्या के उस शाम बैंक से निकलते समय की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखी। वह अकेली ही अपनी कार में बैठती दिख रही थी। राघव की अन्य कर्मचारियों से तो बात हुई, लेकिन विमल से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वह नव्या की मौत के बाद से ही छुट्टी पर चला गया था। उन्होंने उसका पता निकलवाया और अपनी टीम के साथ उसके घर जा धमके। वो उनको देख कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद बहुत दुखी हूँ नव्या के जाने से। पागल जैसा मन हो रहा मेरा, मुझे परेशान मत करिए। विमल की हकीकत क्या थी? हम भी आपके दुख का ही निवारण करने की कोशिश में हैं विमल बाबू। राघव ने अपना काला चश्मा उतारते हुए कहा, आप भी मदद करिए, हम दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? वो सोफे पर निढाल होता बोला। सवाल जवाब का दौर चलने लगा। विमल ने बताया कि उसने उस दिन नव्या को ऑफिस के बाद अपने घर बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया कि पति से झगड़ा और बढ़ जाएगा। वो अपनी कार से निकल गई थी। उसने अगले दिन किसी पारिवारिक कारण से ऑफिस न आने की बात की थी। हाँ, विमल ने भी ये नहीं स्वीकारा कि नव्या से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती से ज्यादा कोई नाता था। ठीक है विमल बाबू, राघव ने उठते हुए कहा, आपका धन्यवाद। फिर जरूरत होगी तो याद करेंगे, बस आप ये शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जी जरूर। राघव की जीप वहां से चल दी। अब तक इस केस में कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लग पाया था जिससे तस्वीर साफ हो। उन्होंने अपने मुखबिरों के माध्यम से भी पता लगाना चाहा कि नव्या की हत्या के लिए क्या किसी लोकल गुंडे ने सुपारी ली थी, लेकिन ऐसा भी कुछ मालूम नहीं हो सका। किसी गैंग की भी ऐसी कोई सुपारी लेने की बात सामने नहीं आ पा रही थी। शाम को राघव घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि सिपाही ने एक लिफाफा ला कर दिया और बोला, साहब ये अभी आया डाक से, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा। राघव ने लिफाफे को खोला। उसमें एक सीडी और चिट्ठी थी। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर साहब, आपको नव्या के बैंक में जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई वो पूरी नहीं थी। विमल ने उसमें पहले ही एडिटिंग करा दी थी। नव्या की मौत वाली शाम विमल उसके साथ उसकी ही कार में निकला था। आपको इस बात का सबूत इस सीडी में मिल जाएगा। चिट्ठी पढ़ते ही राघव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से उसे अपने लैपटॉप पर लगाया। वाकई वीडियो में विमल उस शाम नव्या की कार में अंदर बैठता दिख रहा था। राघव को अपना काम काफी हद बनता लगा। वे सिपाहियों के साथ सीधे विमल के घर पहुंचे। देखा कि वह कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। राघव पुलिसिया अंदाज में उससे बोले, कहाँ चले विमल बाबू? आपको शहर से बाहर जाने को मना किया था ना? वो उन्हें वहाँ पाकर घबरा गया और हकलाने लगा। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा।
बस सामान सही कर रहा था, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। राघव ने फिर कहा, चल थाने, वहीं सब सामान मिलेगा तुझे। विमल कसम साता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन सिपाहियों ने उसे जीप में डाल लिया। लॉकअप में राघव के थप्पड़ विमल को चीखने पर मजबूर कर रहे थे। वो किसी तरह बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं उसके साथ निकला जरूर था, लेकिन रास्ते में उतर गया था, वो आगे चली गई थी। तो हमसे ये बात छिपाई क्यों? राघव ने उसे कड़कादार 2 थप्पड़ और लगाते हुए पूछा। मैं घबरा गया था साहब कि कहीं मेरा नाम शक के दायरे में न आ जाए। राघव ने उसके सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिससे नव्या के गुप्तांगों और कपड़ों पर मिले वीर्य से उसका मिलान करा के जांच की जा सके। रिपोर्ट तीसरे दिन ही आ गई। सचमुच नव्या के जिस्म से जितने लोगों के वीर्य मिले थे, उनमें एक विमल से मैच कर गया। राघव ने मार मार के विमल की देह तोड़ दी। उन्होंने उससे पूछा, बोल तूने नव्या को क्यों मारा? विमल ने खोला भेद, लेकिन अधूरा। साहब मैंने कुछ नहीं किया। वो जोर जोर से रोते हुए बोला, हाँ मैंने कार में उसके साथ जिस्मानी संबंध जरूर बनाए थे, लेकिन उसको मारा नहीं। मैं सेक्स करके उतर गया था उसकी गाड़ी से। साला! राघव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वे उस पर गरजे, रुक के बातें बता रहा है। जैसे जैसे भेद खुलता जा रहा है, वैसे वैसे रंग बदल रहा है। तू मुझसे करेगा होशियारी। उन्होंने फिर से मुक्का ताना, लेकिन विमल बेहोश होने लगा था। वे उसे वहीं छोड़कर बाहर निकले। इसको तब तक कुर्सी से मत खोलना जब तक ये पूरी बात ना बता दे। शर्ट पहनते पहनते उन्होंने सिपाही को आदेश दिया। वहाँ नव्या के मायके वाले भी आए हुए थे। विमल के बारे में जानकर उन्हें मुकुल पर लगाए अपने आरोपों पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसने अपना जुर्म कबूल किया क्या इंस्पेक्टर साहब? नव्या के पिता ने जानना चाहा। नहीं, अभी तक अपनी बेगुनाही का रोना रो रहा है। चालू चीज लगता है ये। राघव ने लॉकअप की ओर देख के उत्तर दिया। नव्या के माँ बाप सीधे मुकुल के घर पहुँचे। बेटा, हमको माफ कर देना, हमने आप पर शक किया। नव्या की माँ उससे बोली। मुकुल ने धीरे से मुस्कुरा के सिर हिलाया। तब तक उसकी माँ चाय पानी ले आई थी। कुछ दिन बीत गए। राघव ने विमल से सच जानने के लिए पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन वो यही दोहराता रहता कि वो निर्दोष है। उसके वकील के आ जाने से अब उस पर सख्ती करना भी मुश्किल लग रहा था। एक रोज राघव थाने में बैठे मोबाइल पर यूं ही दोस्तों की पोस्ट्स देख रहे थे कि तभी उनकी साली का फोन आया। जीजू, मैंने जिस लड़के के बारे में बताया था आपको, उसके साथ मेरी वीडियो सेल्फी देखी आपने? आज ही अपलोड की मैंने। राघव झल्लाए, लेकिन उससे जान छुड़ाने के लिए उसका प्रोफाइल पेज खोला। जैसे ही उन्होंने उसकी सेल्फी देखी, उसकी बैकग्राउंड पर नजर जाते ही मानो वे उछल पड़े। यहाँ मुकुल के घर नए रिश्ते वाले आए थे। लड़की का पिता बोल रहा था, चलिए जो हुआ सो हुआ आपके साथ, अब एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। तभी एक मजबूत आवाज गूंजी, जिंदगी भी क्या क्या दिखा देती है भाई साहब। सबने आवाज की दिशा में देखा। इंस्पेक्टर राघव मुस्कुराते हुए खड़े थे। अचानक उन्हें यहाँ पाकर सभी चौंक उठे। मुकुल ने पूछा, विमल ने अपना जुर्म कबूल लिया क्या सर? उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकुल के पिता ने एक प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। जी जरूर, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप भी। धन्यवाद, राघव ने विनम्रता से मना कर दिया और बोले, देखिए मुकुल जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन विमल ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तो अब क्या होगा? मुकुल के चेहरे पर दुविधा के भाव साफ दिखने लगे। राघव आगे बोले, होगा वही जो होना है। मैंने अभी अपनी साली की भेजी हुई एक वीडियो सेल्फी देखी। संयोगवश ये उसी दिन की है जिस दिन नव्या का खून हुआ था। तो उससे इस केस का क्या लेना? इस बार मुकुल की मां बोल पड़ी। जी वही बता रहा हूँ, राघव ने कहा। वो सेल्फी उसने अपने पुरुष दोस्त के साथ मल्लिका स्टोर के सामने खड़ी होकर बनाई थी, और मजे की बात ये कि पीछे का एक बेहद जरूरी दृश्य उसमें अनायास ही कैद हो गया। कैसा दृश्य? मुकुल ने पूछा। सुनिए तो, राघव ने फिर कहा, मेरी तब तक की पूरी जांच के अनुसार ये समय वही था जब नव्या ऑफिस से घर लौट रही थी।
और विमल उसकी गाड़ी से उतर चुका था। एक आदमी ने मल्लिका स्टोर के सामने नव्या की कार रुकवाई और उसमें बैठ गया। कहने की जरूरत नहीं कि उसी आदमी का संग नव्या के लिए कातिल साबित हुआ। कौन था वो आदमी? मुकुल को देखने आए लड़की के पिता ने उत्सुकता से पूछा। मिल गया हत्यारा जिसने बलात्कार भी कराया, वो आदमी। राघव के इतना कहते कहते मुकुल बिजली की तेजी से उठा और दरवाजे की ओर भागा। राघव चिल्लाए, पकड़ो इसको जल्दी। सिपाहियों ने मुकुल को दबोच लिया। वो छटपटाने लगा। सब लोग हैरान थे। मुकुल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव के जोरदार पुलिसिया थप्पड़ ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। वो सोफे पर गिर पड़ा और सिसकते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने उस शाम मोटरसाइकिल से नव्या का पीछा किया क्योंकि वो अगले दिन वकील को बुलाकर मुझ पर तलाक के लिए दबाव डलवाने वाली थी। इसी कारण उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। सभी हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। वो कहता गया, हालांकि मैंने सोचा था कि एक बार फिर प्यार से उसे समझाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसे विमल के साथ संबंध बनाते देख लिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने उससे पहले ही मल्लिका स्टोर के सामने पहुंच उसकी कार रुकवाई और कहा कि मेरी बाइक खराब हो गई है। उसने अनमने भाव से मुझे अंदर बिठाया। जब वो कुछ सामान लेने उतरी तो इसी बीच मैंने अपने साथ लाई नींद की गोलियां उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिला दी, जो उसने विमल के साथ आधी ही पी थी। लेकिन उसके साथ सामूहिक बलात्कार किनसे कराया तुमने? राघव को अभी तक इस सवाल का उत्तर नहीं मिल सका था। मुकुल बोला, मैं अपने घरेलू तनाव में डूबा एक दिन उसी जंगल में बैठा था। मैंने देखा कि कुछ नशेड़ी वहाँ गप्पे मारते हैं। वे रोज वहाँ उसी जगह आते। मैंने उस शाम नव्या के बेहोश जिस्म को वहीं रख दिया और उनका इंतजार करने लगा। जब वे वहां आए तो मैंने पत्थर मार के उनका ध्यान नव्या की ओर दिला दिया। वे नशे की हालत में उस पर टूट पड़े और तुमने सोचा कि ये मामला बलात्कार और हत्या का मान लिया जाएगा। राघव ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तभी मैं कहूँ कि ऐसा हत्या का केस मैंने पहले कभी कैसे नहीं देखा। वे नशेड़ी बलात्कार कर वहां से भाग गए और दोबारा नहीं लौटे। वैसे हम उनको भी ढूंढ निकालेंगे। मानता हूँ कि नव्या ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हत्या तो हत्या है। तुम्हें सजा मिलेगी ही। राघव के चेहरे पर विश्वास साफ झलक रहा था। वे मुकुल को गिरफ्तार कर वहां से चल पड़े।